नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं आपके साथ के राणा। उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को लेकर एक उम्मीद के बीच इंतजार का समय लंबा होता जा रहा है। सबको यह तो पता है कि सुरंग में सभी मजदूर सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाहर कब निकल पाएंगे, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन का एक एक करके दिन बढ़ता जा रहा है। जब यह लगता है कि आज बाहर आ जाएंगे, तभी कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि ऑपरेशन के सक्सेस होने की घड़ी टल जाती है। और इस तरह सुरंग में पिछले 14 दिनों से 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। सभी मजदूरों की सुरक्षित निकासी के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन अभी भी अगले कुछ घंटे मजदूरों के लिए सुरंग में ही बीतने पड़ सकते हैं। टनल में 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने की जंग के बीच मात्र 6 से 9 मीटर का फासला है, लेकिन मुसीबतें पहाड़ की तरह सामने खड़ी हैं। जब भी लगता है कि अब जंग जल्द ही जीत ली जाएगी, एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक एक दिन कर 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मजदूर अभी भी सुरंग में फंसे हैं। Indian experts who are here understand this geology very well. Every door that we're trying to open has its advantages and its disadvantages. But our mission is 41 men home safe and no one hurt in the process. And I am so proud to be involved in a mission with a government who puts the well-being of their rescue workers and the well-being of their people so highly. रेस्क्यू ऑपरेशन में हर तरीके पर विचार किया जा रहा है। तमाम बचाव कर्मी मौके पर हैं। देशी विदेशी हर तकनीक की मदद ली जा रही है। बावजूद इसके मात्र बाहर उम्मीद ही है, पर सफलता नहीं। अच्छी बात तो ये है, खबर तो ये है कि वहाँ पर एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल किया गया, जो एक कंपनी ने प्रोवाइड किया। पार्सन ओवरसीज एक कंपनी है, उन्होंने इसको प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की into the soil। उससे ये साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है कल और परसों भी, इस तरह से ये स्टील पाइप, गर्डर, आयरन गर्डर, ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है। तो उम्मीद है कि द मूवमेंट ऑफ द ऑगर विल बी ऑफ कोर्स डन वेरी वेरी डेलिबरेटली, मगर उम्मीद यह है कि इट विल बी स्मूथ 5 मीटर तक, और उसके बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टू डिटरमिन कि और कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आगे आ रहा है। 12 नवंबर से लगातार ऑपरेशन जारी है और अब तक ऑपरेशन में लगी अमेरिका में बनी ऑगर ड्रिलिंग मशीन को पाइपलाइन से हटा लिया गया है और मैनुअल ड्रिलिंग पर विचार किया गया है। एक तो जो मशीन का प्लेटफॉर्म उसको पुख्ता करना था, रिवैम्प करना था, वो आराम से हमने रिवैम्प कर दिया, और रिवैम्प करने के बाद फिर मशीन चला करके ऑगर को निकाल दिया, और पाइप के मुंह पर जहाँ पर थोड़ा सा कहीं पे दबाव था, उसको दबाव को हटाने के लिए पाइप को काटने का काम अभी चल रहा है। वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम जो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है ऑगर ड्रिलिंग की, उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे। मशीन में ऑगर भेजेंगे, वेल्ड करेंगे नया हिस्सा, और फिर जोड़ करके नई ड्रिलिंग शुरू करेंगे। उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जैसे मैं कह रहा था पहले कुछ साथियों से आपके, कि पार्सन्स कंपनी ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जो स्टडी की है, उसमें हमने ये पाया है कि अगले 5 मीटर तक 45 के बियॉन्ड कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमारी जो ड्रिलिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं कह रहा था, जब हम पुराना मलबा निकाल रहे थे, उसमें हमें 2 मैंगल्ड पाइप्स, बिल्कुल ही घूमे हुए मुड़े हुए पाइप्स मिले हैं। इसका मतलब पहले वो कहीं हमारे लिए उलझन कर रहे थे। अब हमारी उम्मीद काफ़ी अच्छी बनी हुई है। हेलो दोस्तों, इस समय मैं उत्तरकाशी में स्थित सिलक्यारा टनल है, जो कि दीपावली के दिन कोलैप्स हो गया था कुछ पार्टीज में, मैं वहीं पर मौजूद हूँ।
और जो यहाँ पे जो 40 मजदूर फंसे हैं उसके तमाम कोशिशें उसको निकालने के लिए किया जा रहा है। उसके लिए जो एक मशीन है हॉगर मशीन, उसको सबसे पहले डाला गया था। उसने भी अपने हिसाब से लगातार डे बाय डे काम कर रहा था, लेकिन अचानक फिर आज रात को उसमें कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है उसमें काम में थोड़ा रुकावट हुआ है। और जो काम ये आज और मतलब 24 घंटे के अंदर होना था उसमें थोड़ा सा और रुकावट इसलिए कि जो हॉगर मशीन है उसमें खराबी आई, उसकी जो ब्लेड है वो सारा टूट गया है। क्योंकि उसका हमने वीडियो शूट किया था जिसमें वो पूरा ब्लेड जो है जो JCB के थ्रू ले जाया जा रहा था। लेकिन आप यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आज 14वां दिन है। आप सोच सकते हैं कि 14वां दिन और जो 41 मजदूर फंसे हैं वो किस तरह से रह रहे होंगे, वो खाना कैसे खा रहे होंगे, जो रात के जो नींद है वो कैसे ले रहे होंगे, उनके जो बॉडी की फिटनेस है वो कैसा होगा, क्योंकि वो अभी एक सुरंग में फंसे हुए हैं ना। वहाँ ढंग से जीने के लिए जो तमाम सुविधा होता है, बेड बिस्तर, खाने के जो तमाम जो डेली नीड्स होते हैं लोगों को, वो जो डे टू डे अगर लोग अपने आपको एनर्जी डालने के लिए चाय पीते हैं उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो एक ज़मीनी तौर पे अभी आप ये कह सकते हैं कि जो एरिया एक खूबसूरती जरूर है, क्योंकि शाम होते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम 4 से 5 डिग्री रहती है शाम को। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि तमाम जो कोशिश है पिछले 14 दिन से वो नहीं हो पा रहा है। उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और ये जो लोग जो फंसे हैं उनकी फैमिली का बुरा हाल है, और वो लोग डेली चाहते हैं, अपने भगवान से प्रे करते हैं कि जो हमारे जितने लोग फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द सकुशल बाहर आए। और वो सरकार अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहे हैं। डे टू डे वो लोग भी अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने सोर्सेस वो भी लगा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी आप ये कह सकते हैं कि कुछ दिन और लग सकते हैं इस टनल को सुचारू रूप से आने के लिए, क्योंकि इसमें जो पहले जो वर्टिकल अभी जो करेंटली स्टेटस ये है कि जो वर्टिकल आप उसमें वर्टिकल जो है खुदाई का काम वो भी सुचारू रूप से किया गया है, क्योंकि अभी भी जो एक बड़ी सी क्रेन है वो वहाँ पे लगाया गया है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा विलम्ब जरूर है। मुझे तो लग रहा है कम से कम 3 से 4 दिन का ये संभावना हो सकता है, ये लोग 1 से 2 दिन में कर लें। लेकिन ये जो उम्मीद जताई जा रही है कम से कम 4 से 5 दिन और लगेगा। दरअसल 24 नवंबर की शाम को ड्रिलिंग के दौरान सरिया का जाल सामने आ गया था। ऑगर मशीन के ब्लेड सरियों के जाल में फंस गए थे, इसीलिए मैनुअल ड्रिलिंग पर विचार करना पड़ा। यानी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग करते समय अगर हर 2 से 3 फीट पर कोई रुकावट सामने आती रही तो लिहाजा उसे हटाना ही पड़ा। सब इनका ऑगर मशीन में कुछ फंस गया, मेटालिक ऑब्जेक्ट में फंस गया। सो इसीलिए मेरे को हमको बुलाया। सो उधर हम GPR काम करते हैं। GPR में हमको मेटालिक ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर, कितना दूर से कुछ तो मेटालिक ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, मतलब हमको पता चल जाएगा। सो इसीलिए उस जगह में हम GPR काम करते हैं। तो टनल के अंदर आप खुद गए थे? हाँ सर, सपोज टनल का अंदर जाने का पहले मेटल पाइप का अंदर जाने का पहले मेरे को NDRF टीम बहुत सपोर्ट किया था। NDRF टीम फुल प्रोटेक्शन का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया था। एंड इसका बारे में मैं जाने का पहले एक आदमी अंदर गए कि पूरा सिचुएशन एनालाइज करके मेरे को बाहर आके बोला सिचुएशन ये है, टेम्परेचर ये है, अब मैनेज करेंगे नहीं करेंगे, पूरा पूछने के बाद मेरे को अंदर भेजा। फर्स्ट एक NDRF टीम एक सोल्जर गया एंड इसके बाद मैं गया। मेरे को जाने का एक ट्रॉली बनाया, बिकॉज मेरे को क्रॉल करने के लिए पेन हो जाएगा। सो इसीलिए बहुत कंफर्ट के लिए एक ट्रॉली बनाया। एंड इसको मेरे को पीछे और एक NDRF सोल्जर आया, सो मेरा सेफ्टी रीजन कंसर्न के लिए। सो बेसिकली क्या GPR में ना स्कैनिंग करते हैं। सो मेरे को 2 पर्सन चाहिए, मतलब एक पर्सन GPR रन करने के लिए, एक पर्सन लैपटॉप से डेटा एक्वायर करने के लिए। सो इस जगह से एक NDRF टीम GPR में रन किया, मैं थोड़ा पीछे बैठ के डेटा एक्वायर किया। यानी जब भी कोई नई रुकावट आती तो मशीन को पाइपलाइन से 50 मीटर पीछे खींचना पड़ता और इस प्रोसेस में करीब 5 से 7 घंटे का वक्त लग रहा था। और अब उम्मीद है कि मैनुअल ड्रिलिंग से अच्छे नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। हम सबको आपको दुआ करने की जरूरत है और दुआ करनी भी चाहिए, क्योंकि सभी जिंदगियां सुरक्षित अपने परिवार से मिल सके। उम्मीद ये भी करनी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसा दोबारा
घटना या वारदात न हो। इधर अब तक इस हादसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, धैर्य और उम्मीद पर खरा उतरा है और अब तो मजदूरों की तस्वीर भी सामने आ गई है। मजदूरों को खाना, दवा, पानी मिल रहा है। पाइपलाइन के जरिए ये सभी चीजें मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन सवाल इस हादसे को लेकर है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे है। क्या इस हादसे के लिए NHIDCL जिम्मेदार है? क्या लापरवाही से हादसा हुआ है? हादसे पर राजनीति भी हो रही है। विपक्षी दल बचाव कार्य में ढिलाई बरतने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि NHIDCL अब कंपनी ने सुरक्षा के उपाय नहीं किए और सुरंग के निर्माण के समय ही ह्यूमन पाइप नहीं डाले गए। दरअसल सुरंग के निर्माण के दौरान मलबा गिरने के बाद एक्सपर्ट टीम ने निरीक्षण के बाद कहा कि सॉफ्ट चट्टान की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। इस बयान के बाद से सुरंग के निर्माण से पहले बनी DPR भी सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि पहले भी इस निर्माणाधीन टनल में मलबा गिर चुका है। इसलिए सवाल उठे हैं और उठने लाजमी भी हैं कि इसके बाद भी सुरक्षात्मक कदम आखिर क्यों नहीं उठाए गए। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टनल एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्नोल्ड डिस्क की मदद ली जा रही है। डिक्स ने भारत आते ही ऐलान कर दिया कि वह 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालकर उन्हें घर वापस लाने जा रहे हैं। अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि सुरंग हिमालय के क्षेत्र में है, इसलिए यह काफी मुश्किल वाला मिशन है। यहां तक कि अगर जरूरत पड़ी तो हाथों से सुरंग खोदने के परंपरागत तरीकों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो अक्सर पनबिजली परियोजना के लिए सुरंग बनाने में काम आता है। टनल में रेस्क्यू की मुश्किलें कितनी हैं, यह टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने बताया है। यानी कि सवाल फिर वही है कि आखिर मुश्किल हालातों से निपटने के लिए ऐसे निर्माणों का पहले से गंभीरता आखिर क्यों नहीं दिखाई देती है। और यह कोई पहला हादसा भी नहीं है। क्या इन हादसों से हमें सबक लेने की जरूरत नहीं है? वैसे क्षेत्रों के सर्वे पर गए कुछ वैज्ञानिक सैटेलाइट के विश्लेषण से ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें सिलक्यारा क्षेत्र में भूधसाव नजर आ रहा है। हालांकि उनका यह भी मानना है कि विस्तृत अध्ययन कराने के बाद ही यह तथ्यों की पुष्टि वो कर पाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुरंग में भूस्खलन की घटना दिखती है कि इस क्षेत्र की चट्टानें कमजोर प्रकृति की हैं। साथ ही भूस्खलन वाली पहाड़ी पर पानी के रिचार्ज जोन भी हो सकता है। हालांकि क्षेत्र का अध्ययन कर लौटी विशेषज्ञ समिति ने सुरंग की पहाड़ी के ऊपरी भाग पर कुछ भी असामान्य नहीं पाया। ऐसे में सैटेलाइट में भूधसाव नजर आना असामान्य है। जब तक सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक धरातल पर अध्ययन नहीं कर लिया जाता, तब तक आधिकारिक रूप से किसी भी बात को पुष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। हादसे पर कई तरह की बातें हैं और सबके अलग अलग आकलन, लेकिन शासन की ओर से गठित विशेषज्ञ दल के सभी सदस्य अपने आकलन के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसके बाद एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद तय होगा कि सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन और भविष्य की स्थिति को लेकर स्पष्ट राय क्या होनी चाहिए। लेकिन हालिया स्थिति को अगर देखा जाए तो भूस्खलन के नए सक्रिय जोन और विवादों के कई अध्याय जुड़ गए हैं। वैसे देश के सीमावर्ती इलाकों में बेहतर सड़कें और आर्थिक गलियारों के नाम पर बनी भारतमाला परियोजना को सरकार की ओर से रोड टू प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की ओर ले जाने वाली सड़कें कहा गया। हिमालयी क्षेत्र में चारधाम सड़क परियोजना इसी समृद्धि के सपने के नाम पर लाई गई है। सड़कें चौड़ी करने, दुर्गम इलाकों में आवाजाही सुगम बनाने के लिए बनाई जा रही है। सिलक्यारा सुरंग चारधाम परियोजना का एक हिस्सा है। भारतमाला परियोजना रिपोर्ट में इसे स्टेट ऑफ आर्ट कहा गया है, लेकिन इस हादसे ने अब इस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि भारी भरकम आधुनिक अर्थ ऑगर मशीन हिमालयी चट्टानों को भेदने में अब तक असफल रही है। लेकिन हमें विकास के नाम पर अपनी उम्मीद बचाकर लगे रहना चाहिए और प्रकृति से छेड़छाड़ के दुष्परिणाम
भुगतने के लिए थी। लेकिन फिलहाल हमें निर्दोष मजदूरों के लिए दुआएं करनी चाहिए। उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर और बड़कोट के बीच सिलक्यारा गांव के नजदीक करीब 8 करोड़ लागत की लगभग 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण यमुनोत्री धाम में किया जा रहा है। सिलक्यारा गांव की तरफ से करीब 2 किलोमीटर और बड़कोट की तरफ से करीब 1.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन सिलक्यारा की तरफ से लगभग 270 मीटर अंदर सुरंग धंस गई है और ऊपर पहाड़ का मलबा सुरंग के भीतर 22 मीटर तक भर गया है। मशीनों से इस मलबे को हटाने की कोशिश में पहाड़ से और ज्यादा मलबा नीचे आया और करीब 60 मीटर तक मलबे की दीवार बन गई है। और हालात क्या हैं वो अब सभी के सामने है। 41 जिंदगियां इस मलबे की दीवार के पीछे और टनल में फंसी हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि NHIDCL है। हादसे के बाद से मलबे से बंद सुरंग के भीतर एस्केप टनल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए नई नई तकनीक की मशीनें लगाई गई हैं। देश भर के अलग अलग शहरों से आधुनिक तकनीक की मशीनें मंगवाई गई हैं। सेना भी लगी है, लेकिन पहाड़ की चट्टानों को तोड़कर मजदूर कब और कैसे बाहर निकलेंगे, ये सवाल आशंकाओं और उम्मीदों के साथ अभी भी खड़ा हुआ है। सिलक्यारा परियोजना का क्षेत्र उच्च और निम्न दोनों ही हिमालयी श्रेणी में आता है। यही वजह है कि इस इलाके में निर्माण गतिविधियों को लेकर सवाल होते रहे हैं, क्योंकि इसकी बाउंड्री मेजर टेक्टोनिक बाउंड्री, जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है, से लगी हुई है। यहां की चट्टानें ढीली और कमजोर हैं। चारधाम सड़क परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर बनी हाई पावर कमेटी ने संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र होने के नाते ही सड़कों को ज्यादा चौड़ी न करने का सुझाव दिया था। सिलक्यारा सुरंग के सर्वेक्षण के दौरान भी पाया गया था कि उसके ऊपर पूरा जंगल बसा हुआ है। यहाँ पानी के स्रोत हैं और इसी को देखते हुए इसके शुरुआत में ही टनल की चौड़ाई को कम करने का सुझाव भी दिया गया था। सिलक्यारा सुरंग 12 मीटर चौड़ी है। इसका व्यास और ऊपरी सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए सुरंग पर पहाड़ का वजन भी ज्यादा है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर ये सुरंग 7 से 8 मीटर चौड़ी होती तो पहाड़ का कम हिस्सा काटना पड़ता, ब्लास्टिंग कम होती, पहाड़ को इतना तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इस तरह से हादसे की आशंका भी कम होती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने हिमालयी क्षेत्र में इस तरह के बड़े निर्माण कार्यों से जिन दुर्घटनाओं की आशंका जताई थी, देखा जाए तो सिलक्यारा उसी का एक उदाहरण बन गया है। शायद विकास के लिए पहाड़ खोदना अब जरूरी हो गया है, लेकिन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। चूंकि सिलक्यारा भौगोलिक तौर पर बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, इस सुरंग में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन तब कोई वहां पर फंसा नहीं था, इसलिए उस पर कोई ज्यादा बात भी नहीं की गई। जो एजेंसी निर्माण करा रही है उसने सुरक्षा के कितने इंतजाम किए थे, सुरंग को क्या सपोर्ट दिया गया था, सुरंग में जो बचाव का रास्ता होना चाहिए, लेकिन इस सुरंग में ऐसा कोई भी मार्ग नहीं था। इस पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस हादसे की जांच के लिए भी एक कमेटी बिठा दी गई है। 21 नवंबर से सिलक्यारा की तरफ से टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी, जिसमें काफी हद तक कामयाबी मिली, लेकिन 60 मीटर के हिस्से में से 47 मीटर तक ड्रिलिंग हुई और पाइप डाला गया और मजदूरों से करीब 10 से 12 मीटर की दूरी पर रह गई थी। लेकिन ड्रिलिंग मशीन के सामने सरिया आ जाने से ड्रिलिंग मशीन सही से काम नहीं कर सकी, जिसकी वजह से काम रुकता रहा और फिर अंत में मैनुअल ड्रिलिंग की तरफ मुड़ना पड़ा। इधर उत्तराखंड से सीएम भी इस पूरे मामले पर लगातार अपनी नजर रखे हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से तो अभी चूँकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है
और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सर्वेयर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। 41 जिंदगियां बचाने के इस पूरे ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मदद ली जा रही है। 12 नवंबर को हादसे के बाद से अभियान में मदद और निरीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अर्नल्ड डिक्स के साथ साथ 6 दूसरे टनल एक्सपर्ट भी लगे हुए हैं, जिससे उम्मीद भी बढ़ रही है कि यह मिशन सफल होगा। भले ही वक्त लग रहा हो, अर्नल्ड को भूमिगत सुरंगों में महारत हासिल है। उन्हें भूमिगत अभियानों में आने वाली परेशानियों की तकनीकी हल खोजने वालों में से गिना जाता है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट क्रिस कपूर भी 18 नवंबर से मौजूद हैं। माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कपूर भी बचाव कार्य में मदद के लिए मौके पर पहुंचे हैं। विशेषज्ञ कपूर एक चार्टर्ड इंजीनियर हैं, जिन्हें अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में काम करने का लंबा अनुभव है। क्रिस कपूर मेट्रो टनल, डैम, रेलवे और माइनिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। कपूर भारत में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य और केंद्र की 6 एजेंसियां भी मिलकर काम कर रही हैं। घटनास्थल पर भास्कर खुलवे भी मौजूद हैं, जो कि उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग में विशेष कार्याधिकारी रह चुके हैं। इनके पास प्रधानमंत्री के बद्रीनाथ और केदारनाथ पुनर्निर्माण के ड्रीम प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई थी और इससे पहले वो प्रधानमंत्री के सलाहकार रहते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ पुनर्निर्माण कार्य की निगरानी करते रहे हैं। यानी कि कहा यूं जा सकता है कि हर जरूरी विशेषज्ञ अपने काम पर लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि हादसे से पहले अगर इस तरह की प्लानिंग के साथ काम होता तो क्या यह हादसा होता? सवाल इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि यह हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। साल 2021 में चमोली आपदा में एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में फंसकर 200 से भी ज्यादा मजदूरों की जान चली गई थी। यह सुरंग जोशीमठ के नीचे है। तब 2022 में जोशीमठ में दरारें पड़ने भी लगी थी और जमीन धंस रही थी, जिसको देखते हुए सिलक्यारा में एहतियात नहीं बरते गए। ये हालात तो तब हैं जब केवल 4 किलोमीटर की सुरंग पर काम चल रहा है, लेकिन प्रस्ताव के तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 121 किलोमीटर रेल मार्ग में करीबन 100 किलोमीटर की दूरी केवल और केवल सुरंगों में ही तय की जानी है। तब कैसे हो पाएगा, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा सवाल और चिंता पैदा करने वाला सवाल है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुए टनल हादसे पर कुछ भू वैज्ञानिक मान रहे हैं कि यह आपदा प्राकृतिक नहीं, इंसानी भूल का नतीजा है। मानना यह है कि टनल निर्माण के दौरान जोन के हिसाब से सपोर्ट सिस्टम लगाया गया होता तो यह हादसा नहीं होता। हिमालय में सुरंग बनाने को लेकर विशेषज्ञों के भी अलग अलग मत हैं। कुछ मानते हैं कि हिमालय में सुरंग बनाना सबसे सुरक्षित है। माना यह जा रहा है कि जहां से टनल कोलैप्स हुई है वहां जोन काफी कमजोर था। टनल बनाने के दौरान निर्माण टीम को जो डिजाइन पैटर्न दिया गया था उसी पर वह काम करते रहे, यानी कि हालात को देखते हुए डिजाइन नहीं लिया गया, या यूं कहे कि उस डिजाइन में परिवर्तन नहीं किया गया और डिसीजन नहीं लिया गया और यह हादसा सामने आ गया। जबकि टनल निर्माण के दौरान लगातार भूगर्भीय हालातों की भी निगरानी करनी पड़ती है, जिससे नाजुक जोन में अलर्ट मिलता है और उसी हिसाब से सपोर्ट सिस्टम बदलने पड़ते हैं, यानी कि भूगर्भीय परिस्थितियों के हिसाब से डिजाइन पैटर्न में बदलाव किए जाते हैं।
उत्तरकाशी हादसे को लेकर अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, उनसे यह लग रहा है कि टनल का यह हादसा प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवीय भूल का नतीजा है। लेकिन फिर भी हमें प्रकृति का ध्यान तो रखना ही होगा। विकास भी जरूरी है और प्रकृति भी। पहाड़ काटने तोड़ने हैं तो कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वैसे अभी इन सब पर बात करने से पहले उन 41 जिंदगियों के लिए दुआएं करनी चाहिए जो बाहरी दुनिया दूर एक सुरंग में कैद हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि सुरंग से सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल कर आएंगे। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।